हेलो नमस्कार दोस्तों, इसके ग्लोबल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए बीपीएससी ट्री 2.0 का जो हेडमास्टर पोस्ट के लिए जो परीक्षा 7 दिसंबर 2023 को हुआ, उसका सबसे सटीक आंसर को लेकर आए हैं। और जितने भी जीके यानी जनरल नॉलेज और साइंस यानी विज्ञान से और करंट अफेयर से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, उसको हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, जो भी दोस्त इस परीक्षा को दिए हैं, जो भी हेडमास्टर पोस्ट के लिए दिए हैं, वो अपना प्रश्न का उत्तर मिला लें, इससे मैच कर लें। और जो दोस्त देने वाले हैं अगली परीक्षाओं में, अगले दिन में देने वाले हैं, अगले शिफ्टों में देने वाले हैं, तो वो लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें, ताकि आप लोग की परीक्षा का जो पैटर्न है, वो आप लोग को मालूम हो जाएगा कि प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो बहुत ही शानदार आज का क्लास होने वाला है। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और जो दोस्त चैनल पर नए हैं, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न को हम लोग देखेंगे। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन था। ठीक है ना, ये प्रश्न पूछा गया था आप लोग का। तो ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, एमजी रानाडे, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर भी पीएससी के द्वारा पांच पांच ऑप्शन वाला जो पैटर्न है वो फॉलो किया जा रहा है। तो दोस्तों, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आप लोग को बताना है। तो मेरे भाई, आप लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे, वो कौन थे दोस्त। तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। ठीक है ना, गोपाल कृष्ण गोखले। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर। ठीक है ना। तो इसलिए इस पांचों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये ऑप्शन ई जो है, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं है। ठीक है ना। तो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले हो गए। आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, दूसरा नंबर प्रश्न है कि चंपारण आने के लिए किसने गांधी जी को राजी करने के लिए निर्णय लिया था। ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एस एन सिन्हा, राजकुमार शुक्ला, एक से अधिक और कोई नहीं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो उत्तर है, महात्मा गांधी जी को जो चंपारण आने के लिए जो किसान जो थे, वो बहुत ही महत्वपूर्ण किसान दोस्तों वहां के थे, राजकुमार शुक्ला जी। इन्हीं के कहने पर दोस्तों महात्मा गांधी जी चंपारण आने के लिए राजी हुए। ठीक है। तो चलिए, ये दोस्तों देखिए, ये बिहार से। तो आप लोग पैटर्न को देखिए, कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। आप लोग बिल्कुल ध्यान पूर्वक देखते चलिए और प्रश्न का उत्तर आप लोग मिलाते चलिए, जिन दोस्तों का परीक्षा ये दिए हैं, जो 7 दिसंबर को दिए हुए हैं 2023 के फर्स्ट शिफ्ट में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 है कि लखनऊ समझौता हुआ था। लखनऊ समझौता कब हुआ था दोस्तों। 1917 में, 1915, 1916। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्त मेरे, इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा लखनऊ समझौता जो है, ये 1916 ईस्वी में हुआ है। ठीक है ना। 1916 ईस्वी में किसके किसके बीच हुआ, अगर ये पूछ ले, ये भी पूछ सकता है दोस्तों। ये दोस्त मेरे, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और किसके बीच में दोस्तों, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग। अखिल, मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है ना, अखिल भारतीय, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच में ये हुआ था। ठीक है ना। ठीक है। ये दोनों के बीच में ये हुआ था लखनऊ समझौता। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग का, तीसरा नंबर प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था। असहयोग आंदोलन को निलंबित क्यों किया गया था दोस्त, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आप लोग देखिए, इसका ऑप्शन दिया हुआ है 1923, 1921, 1922। उपयुक्त में से एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं। ये पांच ऑप्शन आप लोग को दिए गए, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग को ये बताना है। तो दोस्त मेरे, असहयोग आंदोलन जो है, ये स्थगित कब किया गया था या निलंबित कब किया गया था। दोनों तरह से क्वेश्चन पूछे। तो इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा मेरे भाई, वो हो जाएगा आप लोग को ये 1922 में। ठीक है ना, 1922 में। क्यों हुआ था ये भी आप लोग देख लीजिए। क्योंकि उसी समय दोस्तों किसानों के एक समूह के द्वारा ये जो चौरा चौरी, ये चौरी चौरा कांड जो हुआ था, ठीक है ना, चौरी चौरा कांड के चलते असहयोग आंदोलन को निलंबित कर दिया गया था। तो एक किसानों का जो समूह था दोस्तों, वह पुलिस थाने में आग लगा दी थी। चौरा चौरी जो स्थान था, वहां पर पुलिस थाने में आग लगाकर जिंदा ही कई पुलिस कर्मियों को जला दिया गया था। और ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि ये चौरी चौरा जो है, ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों।
यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है, ठीक है ना। गोरखपुर जिला उत्तर प्रदेश राज्य में, ठीक है ना। ये चौरा चौरी, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग को है कि 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किसने किया था, ठीक है ना। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का, तो देखिए यहाँ पर दो दो प्रश्न आप लोग को बन जाते हैं, लेकिन परीक्षा में ये आप लोग को जो पूछा गया है ये बीपीएससी प्रधानाध्यापक के लिए दोस्तों, ये हेडमास्टर पोस्ट के लिए जो एग्जाम हुआ है उसके प्रश्नों को आप लोग देख रहे हैं। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर देख लीजिए आप लोग क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा विलियम जोन्स हो जाएगा, ठीक है ना। सर विलियम जोन्स के द्वारा दोस्तों ये कहाँ पर स्थापना किया गया था, तो कोलकाता के फोर्ट विलियम में ये स्थापना किया गया था। कौन, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ जो है विलियम जोन्स के द्वारा कोलकाता में फोर्ट विलियम में किया गया था, ठीक है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट आप लोग को बता रहे हैं वो आने वाले परीक्षाओं के लिए समझ लीजिए कि एकदम रामबाण है। तो आप लोग दोस्तों एकदम ध्यान से और बिल्कुल स्किप, बिना स्किप किए हुए देखते चलिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग को है कि 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय, अरे यार ये राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है ना। ये 1912 में जो पटना के बांकीपुर में दोस्तों ये अधिवेशन हुआ था, ठीक है ना। अगर प्रश्न पूछ दे कभी कि पटना में कब, पटना में कहाँ हुआ था दोस्तों, ये पटना के बांकीपुर में हुआ था, ठीक है ना। बिहार में दो जगह पर हुआ, एक बांकीपुर में हुआ और एक गया में हुआ, ठीक है ना। तो गया वाला आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, वो आप लोग देख लीजिएगा। तो पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्त मेरे, वो हो जाएगा ये आर एन मुधलकर जो है, ये इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग को, 1942 के आंदोलन में लोगों ने सियाराम सिंह की अगुवाई में कहां पर, ये कहां पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की घोषणा की थी, ठीक है ना। तो दोस्तों ये देखिए बिहार से संबंधित प्रश्न भी खूब पूछे गए हैं, आप लोग को 4-5 प्रश्न बिहार से संबंधित भी पूछे गए हैं। तो आप लोग के लिए इसके ग्लोबल क्लासेज पर बिहार से संबंधित मोर देन 100 प्लस प्रश्न को आप लोग को, ये आप लोग को मैं करा दिया हूं। आप लोग अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। वो करीब आप लोग को 200 के आसपास वो प्रश्न होगा, आप लोग उस महत्वपूर्ण वीडियो को देख लीजिएगा जो मेरे प्लेलिस्ट में आप लोग के लिए उपलब्ध है। तो बिहार से जितने भी प्रश्न बनते हैं दोस्तों, वो सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न वहां पर उपलब्ध है। और ये पूछा जा रहा है कि सियाराम सिंह की अगुवाई में कहां पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की घोषणा की गई। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग को, ये भागलपुर में हो जाएगा, ठीक है ना। कहां पर, ये भागलपुर में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग को कि 1857 विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था, यानी कि बाबू बीर कुंवर सिंह जो आरा से लड़े थे 1857 की क्रांति के समय में दोस्तों, तो उनके विरुद्ध कौन सी ब्रिटिश सेनापति को भेजा गया था, ब्रिटिश सेनापति को भेजा गया था। तो दोस्तों वो एक ब्रिगेडियर डगलस और बिसेंट आयर जो थे, यही सब जो थे कुंवर सिंह के विरुद्ध यहाँ पर आए थे, ठीक है ना। तो ये जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं, सर हीरोज, जनरल हैविट और सर कैलिंग कैंपबेल, ये जितने हैं ऑप्शन गलत हैं, यानी कि इसमें से ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं जो हो जाएगा ये सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ब्रिगेडियर डगलस जो है महत्वपूर्ण जो था, कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अब देखिए ये करंट अफेयर का प्रश्न आ गया, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। और दोस्तों ये करंट अफेयर का प्रश्न मैं अपने करंट अफेयर वाले प्रश्न में आप लोग को मैं करा दिया हूं कि फीफा महिला विश्व कप 2023 फुटबॉल फाइनल का आप लोग को अभी तुरंत इस प्रश्न को कराया हूं, अभी हाल फिलहाल में ही कराया हूं, ठीक है ना। तो आप लोग के लिए देखिए यही मैं कहता हूं कि आप लोग जितने भी वीडियो मैं बनाता हूं, आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आता हूं। आप लोग को नहीं विश्वास होगा तो आप लोग को मैं जितने भी ये वीडियो बनाए हुए हैं, जितने भी जीके जीएस का, चाहे वो बिहार एसएससी करके बनाए हो या बिहार दरोगा से या बिहार पुलिस से, दोस्तों सारे के सारे प्रश्न आप लोग को उसी में से हैं, ठीक है ना। कहीं से भी प्रश्न आप लोग को इधर उधर नहीं हुआ है। आप लोग को इसीलिए मैं बोलता हूं कि जितनी भी जीके जीएस और आप लोग का करंट अफेयर का मैं आप लोग के लिए वीडियो लेकर आता हूं, सारा का सारा आप लोग देख लीजिए, चाहे भले हुए अलग नाम से हो कि बीपीएससी टीचर के नाम से हो या बिहार दरोगा से हो या बिहार पुलिस से हो, कांस्टेबल से हो, ठीक है ना, और दिल्ली पुलिस हो।
तो प्रश्नों में दोस्तों जीके और जीएस और करंट अफेयर किसी भी परीक्षा के लिए बदले नहीं जाते हैं, वो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को सब देख लीजिएगा। तो ये फीफा महिला विश्व कप 2023 फुटबॉल फाइनल किस टीम ने जीता? तो दोस्त मेरे, यह जो जीता था, ये किसने जीता? तो ये स्पेन ने जीता था। अगर प्रश्न पूछ ले कि किसको हरा कर जीता, तो दोस्तों स्पेन ने इंग्लैंड को हराया था, ठीक है ना? तो इंग्लैंड जो था ये उपविजेता टीम था, ठीक है ना? इंग्लैंड जो था ये उपविजेता टीम हो गया, ठीक है? और कितने से हराया था? तो स्पेन ने इंग्लैंड को 1-0 से हराया था। तो ये भी फैक्ट आप लोग याद रखिएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये भी करंट अफेयर का ही प्रश्न है दोस्तों, कि केरल के पूर्व सीएम ओमान चांडी जो थे, जिनका निधन हो गया है, लगभग 53 वर्षों तक लगातार केरल के किस निर्वाचन क्षेत्र से विधायक बने रहे? ऑप्शन ए पट्टाभी, चालाकुड़ी, पय्यानूर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्त मेरे, पहले तो ये जान लीजिए कि 1970 से, मेरे भाई, 1970 से ये लगातार आप लोग के एक ही क्षेत्र के ये विधायक बने रहे, और वो जो था क्षेत्र इनका था पुत्तुपल्ली, ठीक है ना? ये पुत्तुपल्ली जो था इनका निर्वाचन क्षेत्र था, इनका ओमान चंडी जी का, ठीक है? तो पुत्तुपल्ली इनका निर्वाचन क्षेत्र था ओमान चंडी का, ठीक है? आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। तो इस पहले देख लीजिए कि इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, चूंकि पुत्तुपल्ली इसमें कोई है नहीं, तो इस प्रश्न का उत्तर ई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों को, कि महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग द्वारा किस देश को निष्कासित किया गया था? ठीक है ना? किस देश को निष्कासित किया गया था? ऑप्शन है कुवैत, ईरान, इराक, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ये भी करंट अफेयर का है प्रश्न, ठीक है ना? ये भी करंट अफेयर का प्रश्न है, और इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा आप लोग को क्या हो जाएगा दोस्त? यह प्रश्न है, इसमें इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये ईरान हो जाएगा, ठीक है ना? ये ईरान देश को निष्कासित किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किसकी भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा है? तो कौन सा देश है दोस्तों? ये तो सभी कोई जानता है। ये अगर कोई नहीं जानता है तो आप समझ लीजिए कि जीके में आपका तैयारी बिल्कुल ही जीरो है, ठीक है ना? ये सबसे अधिक दोस्तों, जितनी भी बाउंड्री लाइन पर जो देश अपने देश के साथ लगते हैं, वो परीक्षा की दृष्टि से काफी ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो सबसे अधिक तो ये बांग्लादेश हो गया, ठीक है ना? अगर परीक्षा में पूछ ले कि ये कितना किलोमीटर डिस्टेंस ये आप लोग को ये कवर करता है दोस्तों, कितना लगता है सीमा, तो 4096 जो किलोमीटर है दोस्त मेरे, यह जो है ये बांग्लादेश की सीमा अपने देश से लगती है, ठीक है ना? या दोनों देशों की सीमाएं, दोनों देश जो है सीमा साझा करते हैं 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ, ठीक है ना? अगर सबसे कम सीमा कह दे, ये तो सबसे अधिक हो गई ना, अगर कब तो सबसे कम कह दे, यह हो जाएगा अफगानिस्तान हो जाएगा। प्रश्न पूछ ले कि कितना किलोमीटर ये सीमा साझा करता है दोस्त, तो यह जो हो जाएगा 106 किलोमीटर जो हो जाएगा, ये सीमा साझा करता है अपने देश भारत के साथ अफगानिस्तान, ठीक है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग को, कि निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है? तो कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है, तो दोस्तों कर्क रेखा वाला तो आप लोग को मैं बता दिया हूँ, वही जो मित्र पर गमछा झार वाला जो ट्रिक बताया था। तो कर्क रेखा को आप लोग ध्यान से अगर मैप में देखिएगा भारत के, तो कर्क रेखा के उत्तर में जो अवस्थित है दोस्त मेरे, यह जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो दोस्त मेरे यह जो ऑप्शन हो जाएगा, ये आइजोल जो हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना? ये आइजोल जो है ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, कि निम्नलिखित नदियों में से सबसे बड़ा जल क्षेत्र किसका है? ठीक है ना? ऑप्शन है आप लोग को पेरियार, कालिंदी, पुनानी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ये जितनी भी नदियां हैं, ये तीन नदियां दिया गया है, तो दोस्त मेरे ये कालिंदी नदी जो है, मेरे अनुसार से तो यही जो है सबसे अधिक सबसे बड़ा जल क्षेत्र जो है ये रखती है कालिंदी नदी, इन तीनों नदियों में से। तो इन इस प्रश्न को आप लोग थोड़ा सा एक बार अपने से देख लीजिएगा, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है ये, कि फार्मवेट की योजना के अनुसार पूर्वी बिहार की जलवायु किस प्रकार की है? पूर्वी बिहार की जलवायु पूछा जा रहा है दोस्त मेरे,
तो पूर्वी बिहार की जलवायु जो है ये कैटेगरी में आती है, ठीक है ना, ये पूर्वी बिहार की जलवायु। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों को है कि मोटा अनाज को चमत्कारिक अनाज और भविष्य की फसल कहा जाता है, ठीक है ना, ये कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों? तो यह जो है पोषण की दृष्टि से चावल और गेहूं के बराबर, ठीक है ना, सूखी सहिष्णु फसल, कुछ बाहरी कारक की आवश्यकता है, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है, पोषण की दृष्टि से चावल और गेहूं के बराबर। तो मेरे भाई, चावल और गेहूं में जितना नहीं पोषण मिलता है उससे कहीं अधिक मोटे अनाज में ये दोस्तों ये पोषण की दृष्टि से काफी वो फायदेमंद होता है मोटा अनाज। और सूखी सहिष्णु फसल भी है, ठीक है ना, और इसमें बाहरी कारक की भी आवश्यकता होती है। तो ये तीनों सही है, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक जो हो जाएगा ये बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो जो दोस्त ऑप्शन डी किए हुए हैं सही, वो बिल्कुल सही किए हुए हैं। और आप लोग ये बीपीएससी ट्री 2.0 का 7 दिसंबर 2023 का प्रश्न देख रहे हैं, जो कि हेडमास्टर पोस्ट के लिए ये परीक्षा हुई थी। और आप लोग ये शानदार जितने भी प्रश्नों को देख रहे हैं वो इसके ग्लोबल क्लासेस पर देख रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग बस चैनल पर आप लोग बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और लाइक शेयर अपने दोस्तों को करते रहिए। आपका यही सब चीज जो है मुझे अगला वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन प्रदान करता है। तो दोस्त आप लोग के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है और मेरे पढ़ाने का तरीका आप लोग को कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो दोस्तों आप लोग चैनल को ज्वाइन बटन और सुपर थैंक्स के माध्यम से भी आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का है यहाँ पर दोस्त मेरे कि भारत की कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा कितना है? भारत का जो कुल भूमि क्षेत्र है उसमें पर्वतों का हिस्सा कितना है? तो दोस्तों यह जो ऑप्शन दिया गया है 40%, 30% और 27%, ये प्रतिशत है, ठीक है ना, ये देखिए परसेंटेज में 1%। तो जितने भी दिए गए हैं इसमें ऑप्शन बी जो है यानी कि 30% जो है ये कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा है। लेकिन अगर एग्जैक्टली बोला जाए तो दोस्तों यह जो है 29% ही है, ठीक है ना, लेकिन लगभग में आप लोग 30% जरूर लगा लीजिए क्योंकि 29 और 30 में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये तो हो गया पर्वत का। अगर प्रश्न आप लोग को पूछ दे कि पठार कितना है भाई, ये तो पर्वत पूछ लिया, पठार अगर पूछ ले मेरे भाई तो यह जो हो जाएगा ये कुल भूभाग भूमि क्षेत्र का 28% हो जाएगा। अगर मैदान पूछ ले, ठीक है ना, कि मैदानी भाग कितना है भूमि क्षेत्र में, तो यह जो हो जाएगा 43% हो जाएगा। तो ये जितने भी फैक्ट आप लोग को ये बता दिए, ये पठार वाला, ये मैदान वाला, आप लोग अच्छे से याद रख लीजिए। और दोस्तों आप लोग इस प्रश्न को देखिए कितने महत्वपूर्ण प्रश्न, कितने अच्छे-अच्छे प्रश्न आप लोग को परीक्षा में पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग को कि जीवाश्म ईंधन किस प्रकार के संसाधनों का उदाहरण है? जो जीवाश्म ईंधन होता है दोस्तों, ये किस प्रकार का ईंधन का ये उदाहरण है? तो दोस्त मेरे यह जो हो जाएगा ये गैर नवीकरणीय होता है, ठीक है ना, ये गैर नवीकरणीय होता है, ये गैर नवीकरणीय होता है, ये जीवाश्म ईंधन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए चंद्रयान 3 से मैं बार बार दोस्तों आप लोग के लिए कह रहा हूं कि चंद्रयान 3 और आप लोगों के लिए जितने भी जितने भी ये नोबेल पुरस्कार हो गया, चंद्रयान 3 हो गया, एशियाई खेल हो गया, और आप लोगों के लिए जो सौर मिशन आदित्य L1 हो गया, तो आप लोग को जितना भी ये वीडियो मैं बार बार करंट अफेयर के सेक्शन में आप लोग के लिए सेपरेट सेपरेट वीडियो आप लोग के लिए लाया हूँ और उसी में से ये प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि उस वीडियो को देख लेने के बाद से चंद्रयान 3 से 2 प्रश्न दोस्तों इस परीक्षा में पूछ दिए गए हैं और दोनों प्रश्न उसी में से हैं दोस्त मेरे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेरी बातों को आप लोग गौर से ध्यान रखिएगा कि मैं ऐसे ही नहीं कहता हूँ कि इससे प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्त मेरे आप लोग अगले परीक्षाओं के लिए आदित्य L1 से देख लीजिएगा, एशियाई खेल से देख लीजिएगा, नोबेल पुरस्कार से देख लीजिएगा, और ये जितने भी वीडियो हैं आप लोग के मेरे चैनल पर उपलब्ध है करंट अफेयर वाले सेक्शन में, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। चैनल दोस्तों भले ही नया है लेकिन आप लोग को कंटेंट जो है एकदम बिल्कुल टॉप लेवल का कंटेंट जो है आप लोग को प्रोवाइड करता है इसके ग्लोबल क्लासेज। और मेरा यही प्रयास रहता है कि आप लोग परीक्षा में एकदम बिल्कुल आगे रहें और सबसे सबसे विश्वसनीय आप लोग को मटेरियल जो है यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है।
तो चंद्रयान 3 कहाँ से लॉन्च किया गया था दोस्त? तो यह जो है श्रीहरिकोटा से ये लॉन्च किया गया था, ठीक है ना? श्रीहरिकोटा से ये लॉन्च किया गया चंद्रयान 3, ठीक है? और किस डेट को किया गया था, ये अगला प्रश्न में आप लोग को पूछा गया है, उसको भी मैं इसी वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि ये प्रश्न आप लोग को आज के शिफ्ट में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए अब ये साइंस का प्रश्न है कि मृत जीवों के अपघटक हैं। मृत जीवों का अपघटक कौन है दोस्तों? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो मृत जीवों का अपघटक जो है ये कवक कहलाते हैं, ठीक है ना? और आप लोग को दो ऑप्शन होता है, ठीक है? एक दो ऑप्शन नहीं, आप लोग को कवक से एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा सकता है कि कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ठीक है ना? तो यह जो कवक को अध्ययन कहलाता है दोस्तों, यह कहलाता है माइकोलॉजी, ठीक है ना? और एक पूछा जाता है शैवाल, ठीक है ना? शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? इसको भी आप लोग देख लीजिए, यह कहलाता है हाइकोलॉजी। तो इस सब प्रश्न जो है आप लोग के ये इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है आप लोग को साथ ही साथ बताते चल रहे हैं, इसको आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग को देखिए, ये विद्युत चुंबक देखिए जितने भी प्रश्न है, ये विद्युत चुंबक का कोर किससे बनाया जाता है? आप लोग को मैं ये प्रश्न कई बार करा चुका हूँ प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। आप लोग जितने भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को मैं दिया हूँ, 1000 जी के जीएस कह लीजिए, या ऐसे भी जो बिहार पुलिस कांस्टेबल या बिहार पुलिस दरोगा के लिए या बिहार एसएससी के लिए जो प्रैक्टिस सेट बनाए हैं, ये विद्युत चुंबक वाला प्रश्न आप लोग को सब जगह कराए हैं कि ये किस इसका कोर जो है किस सामग्री से बनाया जाता है दोस्तों? यह जो होता है ये नर्म लोहा से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? तो ये नर्म लोहा से बनाया जाता है विद्युत चुंबक का कोर। तो आप लोग अच्छे तरीके से, इसीलिए मैं बार-बार कहता हूँ दोस्तों, फिर एक बार कह रहा हूँ कि आप लोग जितने भी प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, आप लोग भली-भांति से देख लीजिए। मेरे चैनल पर आप लोग को लिए जीके, जीएस और करंट अफेयर और हिंदी की क्लासेज और आप लोग की इंग्लिश की क्लासेज, बिहार से स्पेशल क्लासेज, बिहार के जितने भी आप लोग के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वो सारा महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे चैनल पर उपलब्ध है। तो आप लोग इसको जरूर देख लीजिएगा और वीडियो को आप लोग सभी वीडियो को अच्छे से देखिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए आप लोग को पूछा गया था, ये ये देखिए यहाँ पर थोड़ा-सा गलती हो गया है, ऑर्थोलॉजी कर दिया गया है, ठीक है ना? ये यहाँ पर होगा ऑर्निथोलॉजी, ठीक है ना? ऑर्निथोलॉजी जो है, ये किसका अध्ययन है? ये प्रश्न पूछा गया था कि ऑर्निथोलॉजी जो है, किसका अध्ययन है? ये प्रश्न पूछा गया था आपको। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई? ये ऑर्निथोलॉजी जो पूछा गया, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ये आप लोग बताइए। तो ऑर्निथोलॉजी में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है दोस्त मेरे? ऑर्निथोलॉजी में किस चीज का अध्ययन किया जाता है? तो ऑर्निथोलॉजी में ये पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? ये पक्षियों का अध्ययन जो है ऑर्निथोलॉजी में किया जाता है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए इसरो द्वारा चंद्रयान 3 को प्रक्षेपित किए जाने का दिनांक है, ठीक है ना? देखिए ये प्रश्न पूछ दिया गया दिनांक के साथ, मतलब चंद्रयान 3 से जितना भी महत्वपूर्ण फैक्ट था मैं अपने करंट अफेयर वाले वीडियो में बता दिया हूँ। तो जो दोस्त वो देख लिए होंगे, आप लोग के लिए एकदम तो बल्ले बल्ले हो गया होगा, ठीक है ना? तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर जो है आप लोग को क्या हो जाएगा अब दोस्तों, चलिए देख लिया जाए। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग को हो जाएगा, ये 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 को श्रीहरिकोटा से ये प्रक्षेपित किया गया था, ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है कि पौधों की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का कारक है। ये भी प्रश्न आप लोग को साइंस वाले सेक्शन में मैं करा दिया हूँ, ठीक है ना? कि पौधों की जड़ों से जो जल है ये सब जगह कैसे पहुंचता है दोस्तों? यह जो है किसी तत्व के माध्यम से पहुंचता है, ठीक है ना? किसी तत्व के माध्यम से पहुंचता है। तो इसको आप लोग, यही जो है इस प्रश्न का उत्तर सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग को कि पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने वाला यौगिक है। पानी में कौन सा चीज घुल जाता है तो वो कठोर बन जाता है, हार्ड वाटर बन जाता है। तो अभी हाल फिलहाल ही इस प्रश्न को अपने प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप लोग को कराया हूँ कि क्या क्या घुल जाता है, तो दोस्तों जल जो है वो कठोर बन जाता है। ये दोस्तों ये हो गया CaCO3, ठीक है ना? ये CaCO3 जब जल में घुल जाएगा तो वह पानी जो है वो हार्ड वाटर बन जाएगा, ठीक है ना? वो हार्ड वाटर बन जाएगा। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है?
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि जल परागित पुष्पों में परागण होते हैं। जल परागित पुष्पों में परागण होते हैं, कैसे होते हैं दोस्तों? तो यह जो हो जाएगा, यह प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा आप लोग को, ये हो जाएगा हल्के एवं चिकने हो जाएगा। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग को कि कौन सी ग्रंथि दोनों अंतःस्रावी और बहिःस्रावी के रूप में कार्य करती है। तो ये दोस्तों, तो मैं इतना बार क्वेश्चन अपने आप लोगों को करा दिया हूं कि दोस्त मेरे, आप लोग जो भी देखे होंगे प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, चाहे वो बिहार पुलिस के कांस्टेबल वाला सेट हो, दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल वाला हो, या साइंस के सेक्शन में हो, कि बाह्यस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों? तो यह जो होता है, यह जो हो जाता है अग्नाशय हो जाता है। ठीक है ना? क्या हो जाता है दोस्त मेरे? ये अग्नाशय हो जाता है। अग्नाशय बिल्कुल सही जवाब हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग को देखिए, ये करंट अफेयर का ही प्रश्न है कि ईरान में हिजाब पुलिस हिरासत के दौरान किस महिला की मौत हो गई? ईरान में हिजाब पुलिस हिरासत के दौरान किस महिला की मौत हो गई? तो दोस्त यह जो महसा अमीनी जो है, ये प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना? महसा अमीनी जो है, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर है आप लोग को कि क्षय मुक्त भारत अभियान। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, आप लोग के जितने भी अभियान भारत में चलाए जाते हैं और अभियानों से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों। तो क्षय मुक्त भारत अभियान के राष्ट्रीय राजदूत और निक्षय मित्र का क्या नाम है, ये पूछा गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर मेरे भाई, आप लोग ये जो दीपा मलिक जो है, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दीपा मलिक जो है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्षय मुक्त भारत अभियान के जो ये अम्बेसडर जो है, ये दीपा मलिक हैं। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए ये क्वेश्चन है आप लोग को कि H1 गगनयान के मानव मिशन में कितने दिनों के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाना है? तो कितने अंतरिक्ष यात्री जाएंगे दोस्त? यह जो हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोग को बताना है। तो चलिए मैं बता रहा हूँ इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। जो दोस्त दिए हैं, आप लोग एकदम प्रश्नों को अच्छे से मिलाते चलिए, और आप लोग को जितने भी प्रश्न आप लोग के जीके जीएस और करंट अफेयर से पूछे गए थे, उसका ये अंतिम प्रश्न है। सभी प्रश्न आप लोग को मैं इस वीडियो के माध्यम से करा दिया हूँ बहुत ही शानदार तरीके से। और जिन दोस्तों का अगले शिफ्टों में परीक्षा है, वो इसको बहुत अच्छे से देख लें, और कैसे प्रश्न पूछे गए हैं इससे आपको अंदाजा जरूर लग गया होगा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा दोस्त, ये जो हो जाएगा, ये तीन अंतरिक्ष यात्री जो है, सात तीन अंतरिक्ष सात या सॉरी, ये देखिए थोड़ा सा गलती लिखा गया है। ठीक है ना? ये तीन अंतरिक्ष यात्री 7 दिनों के लिए दोस्तों ये जाएंगे। ठीक है ना? तीन अंतरिक्ष यात्री 7 दिनों के लिए जाएंगे। ठीक है ना? ये ऑप्शन थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। तीन अंतरिक्ष यात्री 7 दिनों के लिए। ठीक है ना? आप लोग ये इसका सही जवाब हो जाएगा। तीन अंतरिक्ष यात्री 7 दिनों के लिए ये H1 गगनयान के मानव मिशन में जाएंगे। तो दोस्त मेरे, आप लोग के जितने भी प्रश्न आप लोग के पूछे गए थे जीके और जीएस और करंट अफेयर से 7 दिसंबर 2023 की बीपीएससी ट्री 2.0 की परीक्षा जो हेडमास्टर के लिए हुई थी, तो दोस्तों आप लोग को सारा प्रश्न जो है शानदार तरीके से मैं करा दिया हूं। तो दोस्त मेरे, आज की यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको जरूर लिखिए। और दोस्तों, हमारे पढ़ाने का तरीका आप लोग को अच्छा लग रहा है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर एक और अगले क्लास में आप लोग के लिए एक और शानदार वीडियो लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों, मैं आप लोग से आज्ञा लेना चाहूंगा। जय हिंद दोस्तों।